हेलो माय डियर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सीएमए इंस्टीट्यूट ने कुछ दिनों पहले आपके जून 2023 अटेम्प्ट के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर्स MQPs इशू कर दिए थे, रिलीज कर दिए थे फॉर योर सीएमए इंटर फाउंडेशन एज वेल एज योर सीएमए मीन्स फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट की साइट पे आया हुआ हूँ। अगर आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में आते हैं और अगर आप होम आइकन पे क्लिक करते हैं तो आई थिंक कोर्सेस पे क्लिक करना पड़ेगा शायद। हाँ, कोर्सेस पे क्लिक करेंगे तो सीएमए सिलेबस 2022 जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल एंड में आपको दिखाई पड़ेगा मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, जो कि इंस्टीट्यूट ने डियर फ्रेंड्स सिलेबस 2022 के लिए रिलीज कर दिए हैं। तो जैसे आप यहाँ पे फाइनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सेट 1 और सेट 2। सो दिस इज सेट 1 क्वेश्चन पेपर, डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, एंड दिस इज सेट 2। तो फिर हम आज इस वाले वीडियो में इन क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, वी विल डू द एनालिसिस कि ये किस तरीके के हैं और इस पे आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। तो डियर फ्रेंड्स, सीएमए फाइनल के सारे बच्चे इस वाले वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखें। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा। दिस इज द सेट 1 और दिस इज द सेट 2 ऑफ योर मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। तो फिर हम एक एक करके शुरू करते हैं। हाँ, छोटी सी बात, सारे के सारे बच्चे हमारा ना ग्रुप सीएमए फाइनल के लिए उसे जरूर से डाउनलोड मतलब उस पे आप लोग भी आ जाएं। इसका लिंक हम आपको इस वाले वीडियो के साथ दे देंगे। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपका सीएमए का पेपर सिलेबस 2022 में उसका पैटर्न कैसे रहने वाला है, हाउ द पैटर्न इज गोइंग टू बी और व्हाट इज गोइंग टू बी द पैटर्न। तो फिर इस वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर को अज्यूम करते हुए कि इसी तरीके का आपका फाइनल का भी मतलब पेपर आएगा, एग्जाम में भी आएगा पेपर। तो फिर हम इससे ना थोड़ा सा इससे अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ सकती है कि आपका पेपर किस तरीके का आने वाला है या फिर आपके क्वेश्चन पेपर का मीन्स पैटर्न कैसे रहने वाला है। एक बात तो आपको पता है कि अब ऑनलाइन एग्जाम्स के इश्यूज फिनिश हो चुके हैं, तो अब आपको ऑनलाइन एग्जाम्स में अपियर नहीं होना फाइनल लेवल पे कम से कम। ठीक है, तो फिर डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस वाले पेपर का थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करेंगे पैटर्न के बारे में, तो फिर इसका पैटर्न ना कुछ इस तरीके का है। इसमें ना कुल मिला के 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। देयर आर टोटल 8 क्वेश्चंस विच आर बीइंग गिवन। तो अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो इन्होंने ना 8 क्वेश्चंस को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देयर आर 3 पार्ट्स जिसमें इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए इज डिवोटेड टू एमसीक्यूज, यहाँ पे एमसीक्यूज हैं, और सेक्शन सी इज योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इसमें मुझे एमसीक्यूज वगैरह दिखाई नहीं पड़े। सेक्शन ए इज कंपलसरी और ये 24 मार्क्स का है, और सेक्शन सी इज कंपलसरी और ये 16 मार्क्स का है। तो डियर, आपका सेक्शन ए और सेक्शन सी आपका कंपलसरी है, ठीक बात है। तो इसका मतलब 24 + 16 ये तो आपका फिक्स हो गया कि दिस 40 मार्क्स इज दी, तो कि ये तो खैर आपको एग्जाम में इसको अपियर करना ही करना पड़ेगा। बात रह गई सेक्शन बी की। तो डियर फ्रेंड्स, मतलब सेक्शन बी में इस वाले MQP के हिसाब से इंस्टीट्यूट ने आपको, जैसे कि अगर आप मीन्स पार्ट ए देखेंगे तो मतलब सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया रहेगा और इसमें आपको बहुत सारे MCQs रहेंगे। सी में आपको क्वेश्चन 8 दिया रहेगा। तो फिर पार्ट बी के लिए हमारे पास बच गया 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस 15 मार्क्स के हैं। हाँ, इसमें अलग अलग मतलब पार्ट्स भी हैं, मीन्स देयर आर मेनी मीन्स सब पार्ट्स ऑल्सो। तो ये बात तो चले मतलब ठीक है। तो फिर साहब ये 40 मार्क्स तो यहाँ पे हो गए, और अगर आप देखें तो 6 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं 15 मार्क्स ईच के। तो फिर ये हो गए आपके 90 मार्क्स। तो सर ऐसे कैसे काम चलेगा। तो फिर आपको इन 6 में से आपको एनी 4 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। मीन्स आउट ऑफ दिस 6 क्वेश्चंस यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी ऑफ 4 क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और मतलब 7 में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस का आपको वहां पे आंसर करना है। मीन्स आप जो 2 क्वेश्चंस हैं उसको आप ऑप्शनल में छोड़ के आ सकते हैं। बट हाँ, हम कह सकते हैं कि मीन्स सेक्शन ए में और सेक्शन सी में आपको किसी भी तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, इंटरनल ऑप्शंस भी आपको नहीं दिए गए हैं। तो आपको इनको तो साहब आपको कंपलसरी सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज अटेंड करने पड़ेंगे। बट हाँ, बी में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप 2 जो है वो आप उसको ऑप्शनल में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपका ज्यादा समय ना लगाते हुए, दिस वाज दी ओवरऑल
ओवरव्यू ऑफ योर पेपर पैटर्न। तो अगर आप देखेंगे फाइनल एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 15, टाइम अलॉट, ये सारी बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 8 आर कंपल्सरी, और क्वेश्चन नंबर 1 डील करता है आपके सेक्शन ए से, जहां पे आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं। और डियर फ्रेंड्स, अगर आप एमक्यूपी को देखेंगे तो फिर आपके मतलब कुल मिला के देर आर मीन्स 12 एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स ईच। बट एग्जाम में डियर ये 12 एमसीक्यू आएंगे और हर एक एमसीक्यू के 2 नंबर रहेंगे, ये हम कंफर्म नहीं कह सकते। ये तो एग्जाम में मतलब डिपेंड करेगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपको 15 एमसीक्यूज भी आ जाएं, हो सकता है कुछ के आपको 1 मार्क मिले, कुछ के आपको 2 मार्क मिले। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि एग्जाम में आपको एग्जैक्टली कितने एमसीक्यूज आएंगे और हर एक एमसीक्यू के मार्क्स कितने होंगे। बट हाँ, एक बात जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मतलब कंफर्म है कि आपको पहला वाला जो आपका जो पार्ट रहेगा वो आपका एमसीक्यू का रहेगा, और उसको आपको एग्जाम में मैंडेटरी उसका आंसर करना ही करना पड़ेगा। आप उसको ऑप्शनल में छोड़ के नहीं आ सकते। बस एक बात यहाँ पे कंफर्म है, ठीक बात है। तो फिर चलें, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने सेट 1 से। 2 सेट इश्यू में आपको पता है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेट नंबर 1 से, आपके सीएम में फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर। तो फिर ज्यादा समय आपका नहीं लगाएंगे और आप सारे के सारे बच्चे ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें। चले आते हैं, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेट। अच्छा, तो मेरी बात पे डिफरेंस थोड़ा सा मतलब ध्यान देंगे। यहाँ पे आपको ना सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेट चूज करके नहीं आना। आपने वो वाला ऑल्टरनेट क्यों चूज किया है उसके बारे में आपको जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। और आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। 1 mark is allocated for the correct choice and 1 mark for justification. So this is very important कि साहब 1 नंबर आपको मिलेगा अगर आपने सही ऑप्शन अगर आपने चूज कर लिया, और 1 मार्क आपको मिलेगा कि अगर आपने उसको सही से मतलब जस्टिफाई कर दिया। तो सर जस्टिफिकेशन से क्या समझते हैं हम? जस्टिफिकेशन का मतलब है डियर फ्रेंड्स कि अगर क्वेश्चन आपका एमसीक्यू अगर मान लीजिए कि मीन्स अगर एज इट इज है, तो फिर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा उसका बैकिंग सेक्शन की बात कि ये बात कहां पे लिखी गई है। बट अगर लेट्स से कि अगर आपको आंसर कंप्यूट करना है थ्रू कंप्यूटेशन, तो आपको साहब पूरी की पूरी कंप्यूटेशन वहां पे शो करनी पड़ेगी, तब आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा फॉर जस्टिफिकेशन, ठीक बात। तो फिर हम एक एक करके फिर शुरू करते हैं, और फिर हम ये भी देखेंगे कि आपको अल्टीमेटली अपना आंसर किस तरीके से एग्जाम में शो करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। When an assessee fails to furnish any information relating to specified domestic transaction, dear friends, ध्यान से 3 तरीके के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं डियर। कौन कौन से? एक हो सकता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, एक हो सकता है डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, और एक हो सकता है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। कौन कौन से? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, ठीक बात है। अच्छा, सेक्शन नंबर 92, बहुत ध्यान से, सेक्शन नंबर 92 कहता है कि अगर आप कोई भी इनकम कंप्यूट करते हैं, कोई भी एक्सपेंस कंप्यूट करते हैं, या कोई भी आप कॉस्ट की एलोकेशन करते हैं, बहुत ध्यान से, कोई भी इनकम कंप्यूट करते हैं, एक्सपेंस कंप्यूट करते हैं, अगर आप कोई भी कॉस्ट की एलोकेशन करते हैं फॉर एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, तो वो हमेशा किस पे होगी? एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ का मतलब इफ द सेम ट्रांजेक्शन इज बीइंग अंडरटेकन बाय 2 अनकंट्रोल्ड या अनरिलेटेड पार्टीज, तो साहब वो किस प्राइस में उस वाले ट्रांजेक्शन को करेंगी, हमें उसके हिसाब से अपने इस कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन की प्राइस को कंप्यूट करना है। उसके हिसाब से हम यहां पे इंडिया में एसएससी का इनकम या फिर एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे। तो ये बात तो आपको पता है, दिस इज बीइंग सेड इन सेक्शन नंबर 92। बट अभी मैं जो कहने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अच्छा, तो हमने यहाँ पे 3 तरीके के ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमने आपके साथ कंसिडर कर लिए। कौन कौन से साहब? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को डिफाइन करता है सेक्शन 92BA। सेक्शन 92BA जहां तक मुझे याद आता है डियर, तो सेक्शन 92BA डील्स विद स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। और सेक्शन 92BA एक थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करता है, अगर उसके बियॉन्ड, अगर आप 1 साल में अगर आपकी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होगी तो ही ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस में अप्लाई करेंगी। और वो थ्रेशोल्ड कितना है? ऑफ अ सम एक्सीडिंग ₹20 करोड़। तो अगर आपने क्यूमुलेटिवली, अगर आपने एग्रीगेट बेसिस पे पूरे साल में जो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन जो आपने अंडरटेक किया है, अगर वो 20 करोड़ रुपए को क्रॉस करता है, तब वो हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग के हम कह सकते हैं कि स्कोप में आएगा, ठीक बात है। और एक बार वो हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग के स्कोप में आ गया, उसमें ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े हुए सारे के सारे प्रोविजंस अप्लाई करने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो रिपोर्टिंग की हो,
चाहे आपको मीन्स डॉक्यूमेंट के मेंटेनेंस की हो वगैरह वगैरह, मीन्स ईच एंड एवरी कंप्लायंस रिलेशन टू ट्रांसफर प्राइसिंग वुड बी इक्वली एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन आल्सो एज इट इज एप्लीकेबल इन योर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह में डियर एक खास बात यह है, ओवर दी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक मतलब ट्रांजेक्शन की इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग की एप्लीकेबिलिटी के लिए कोई भी मॉनेटरी लिमिट नहीं है। तो डियर इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इनके लिए कोई भी मॉनेटरी लिमिट नहीं है, बट हाँ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए 20 करोड़ रुपए से एक्सीड करना चाहिए वो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और ये बात कहां लिखी गई है, सेक्शन 92 BA में, बस इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक बात है। तो सर कहना क्या चाहते हैं, हमने आपको कहा था कि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूं। तो हमने आपको क्या कहा डियर, हमने कहा कि सेक्शन 92 कहता है, बहुत ध्यान से, सेक्शन 92 कहता है कि अगर आप कोई भी इनकम या एक्सपेंस या किसी भी तरीके का कॉस्ट का एलोकेशन या अपोर्शमेंट वगैरह अगर आप कर रहे हैं किसके कॉन्टेक्स्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, वो आर्म्स लेंथ पे होना चाहिए, वो आर्म्स लेंथ पे होना चाहिए, बात मैंने आपको बता दी। बट यहां पे डियर एक और छोटी सी बात है, वो है सेक्शन 92C। सेक्शन 92C वो कहता है कि यदि आर्म्स लेंथ को अप्लाई करने की वजह से, बहुत ध्यान से, यदि आर्म्स लेंथ को अप्लाई करने की वजह से भारत में या इंडिया में जो इनकम जो आ रहा है वो कम हो रहा है या एक्सपेंसेस एसएससी के बढ़ रहे हैं, आर्म्स लेंथ की एप्लीकेबिलिटी की वजह से जो इनकम आ रहा है वो आर्म्स लेंथ की वजह से डियर वो इनकम कम हो रही है या एक्सपेंसेस एसएससी के बढ़ रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में हम आर्म्स लेंथ की एप्लीकेबिलिटी नहीं आपको करने को कहेंगे, बट हाँ बाकी आपके ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लाई करेंगे। मीन सिर्फ आर्म्स लेंथ वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा, बाकी ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे प्रोविजन अप्लाई करेंगे। और सिर्फ बाकी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन क्या क्या हो सकते हैं, उस ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस ट्रांजेक्शन के बारे में मीन्स मेंटेन करना, और सेक्शन 92A में एक ऑडिट रिपोर्ट जमा करना, और इसके अलावा जो भी आपके ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े हुई मतलब प्रोविजंस हैं वो आपके एज इट इज अप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आर्म्स लेंथ वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा। यदि आर्म्स लेंथ के प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी की वजह से इंडिया में जो इनकम है वो कम हो रही है या इंडिया में जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आर्म्स लेंथ अप्लाई नहीं करेगा। तो ठीक है सर, ये तो आपने हमें सारी की सारी बातें बता दी। अच्छा, मुद्दे वाली बात क्या है, यदि आप किसी भी तरीके का, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, यदि आप किसी भी तरीके का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन अगर आप एंटर करते हैं तो आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, इसकी इन्फॉर्मेशन जमा करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते डियर तो सेक्शन 271AA वो कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शन। पेनल्टी कितनी लगेगी, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शन, ठीक बात है। अच्छा, इसी के साथ साथ सेक्शन 92D रीड विद रूल 10D, ठीक है, वो कहता है कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे और उसे मेंटेन करना पड़ेगा कितने साल तक, 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, 8 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो फिर हम जल्दी से फिर हम आगे आते हैं। अच्छा, तो मेरे साथ साथ जल्दी से सारे बच्चे देखेंगे। When an assessee fails to furnish any information relating to specified domestic transaction, the quantum of penalty as percentage of the value of transaction shall be 2%। और ये बात कहाँ लिखी गई है, सेक्शन 271AA में। तो सर क्या ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पे अप्लाई करता है? नहीं डियर, ये सेम प्रोविजन अप्लाई करेगा यदि वो ट्रांजेक्शन क्या हो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या फिर वो क्या हो, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे कवर्ड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए अप्लाई करेगा, ये बाकियों के लिए भी अप्लाई करेगा, ठीक बात है। आ गया इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, रिक्वायर्ड टू मेंटेन डाटा सेक्शन 92D, याद करें 92D में अगर आप किसी भी तरीके का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या फिर अगर आप स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन अगर आप एंटर कर रहे हैं तो फिर वहां पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन और मतलब डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं 8 साल तक, मीन्स 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट। बट यहाँ पे एक खास बात यह, अगर आपने जो ट्रांजेक्शंस अंडरटेक किया है, अगर आपने जो ट्रांजेक्शंस अंडरटेक किया है, अगर उसकी कंबाइंड वैल्यू 1 करोड़ रुपए तक है तो फिर आपको ना वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करने पड़ते जो कि वहां पे स्पेसिफाइड है। आपको वहां पे ना कुछ खास प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को ही मेंटेन करना पड़ता है, मीन सारे के सारे नहीं, कुछ स्पेसिफाइड, पर हाँ उसे भी आपको 8 years तक मेंटेन करना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 92D रीड विद रूल 10D, ठीक बात है। अच्छा,
Information and documents required to maintain shall be kept and maintained for a period of 8 years from the end of the relevant assessment है। और इसके लिए आपके पास बैकिंग मतलब प्रोविजन क्या है, सेक्शन 92D रीड विद रूल 10D। ठीक बात है। तो फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। तो डियर फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन चूज नहीं करना, आपको उसके लिए जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करना है कि साहब ये बात एग्जैक्टली कहाँ पे लिखी गई है, मीन्स कौन से प्रोविजन में ये बात लिखी गई है, आपको यहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि डियर यहाँ पे ना किसी भी तरीके का हम कह सकते हैं कि मतलब कंप्यूटेशन पार्ट नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रोविजन का नाम या उस रूल का नाम यहाँ पे अगर आप मतलब लिख देंगे, इट इज सफिशिएंट और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे अच्छा, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, ध्यान दीजिएगा डियर, एपीए सेक्शन 92C, एपीए सेक्शन 92C शैल बी वैलिड फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years। तो डियर आप कितने साल तक के लिए एक बार में आप एपीए एंटर कर सकते हैं, 5 सालों तक। मींस आप जिस प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर को आप चाहे तो इंक्लूड कर भी सकते हैं, और इसके साथ आप 5 साल तक जो है आप उस मींस 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर तक आप उस एपीए को कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है डियर कि एपीए के साथ ना एक रोल बैक का भी मैकेनिज्म होता है। मतलब जिस प्रीवियस ईयर की आप बात कर रहे हो वहां से तो आपका एपीए स्टार्ट हो जाएगा, बट इसके पहले, इस प्रीवियस ईयर के पहले भी आप 4 साल को, 4 years को आप इस एपीए में कवर कर सकते हैं एज पर सेक्शन 92CC 9A सेक्शन 92CC सबसेक्शन 9A। वो कहता है कि आप ना रोल बैक ईयर्स को भी आप काउंट कर सकते हैं। मतलब आप ना उस एपीए का जो मतलब बेनिफिट है या जो हम कह सकते हैं मींस मतलब इंपैक्ट है, वो आप रोल बैक ईयर्स में भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बट वो मैक्सिमम कितना है, 4 साल तक। बट डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ना रोल बैक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी बात हो रही है कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर्स की। तो फिर वो मतलब कितने साल तक होता है, 5 साल तक के लिए एज पर सेक्शन 92C। ठीक बात है। अच्छा, आगे आता है, as per section where any specified domestic transaction is carried out should be at arm's length price, section 92। अच्छा, तो फिर यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सेक्शन 92। सेक्शन 92 ये कहता है कि अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन अगर आप एंटर करते हैं, तो उससे एसोसिएटेड किसी भी तरीके का इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस या किसी भी तरीके का मतलब किसी भी तरीके का एलोकेशन वगैरह वो आपको आर्म्स लेंथ पे मिलेगा। बट हाँ, हमने ना आपको एक मतलब छोटी सी बात अभी कही थी कि सेक्शन 92C कहता है कि यार अगर उस आर्म्स लेंथ को लगा के इंडिया में अकर होने वाला प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉसेस बढ़ रहे हैं या एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो हम आर्म्स लेंथ का प्रोविजन उस केस में अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अप्लाई होंगे सब। अच्छा, तो डियर फ्रेंड्स मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। और हाँ, एक और मतलब छोटी सी बात डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 90A और 91 ये डील करता है आपके डबल टैक्सेशन रिलीफ के लिए, और 91 इसमें है यूनिलैटरल रिलीफ, और 90 और 90A है बायलैटरल रिलीफ। तो ये बात आपको पता है, ठीक है। तो फिर हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सेक्शन 92। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। इन द ईयर ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग डेप्रिसिएशन शैल बी, ध्यान दीजिए साहब, रीस्ट्रक्चरिंग के ईयर में सर रीस्ट्रक्चरिंग बोले तो अमेलगमेशन, डीमर्जर मीन्स सक्सेशन एक्सेट्रा, तो जो डेप्रिसिएशन होगा डियर ये अपोर्शन कर दी जाती है बिटवीन द सक्सेसर एंड द प्रीडिसेसर, और वो किस रेशियो में अपोर्शन होती है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज द एसेट्स आर बीइंग यूज्ड बाय ईच ऑफ देम। और ये बात कहां लिखी गई है, 6th प्रोविजो टू सेक्शन 32(1). 6th प्रोविजो टू सेक्शन 32(1) कहता है कि साहब ये जो अपोर्शन कर दी जाएगी बिटवीन द सक्सेसर एंड द प्रीडिसेसर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज द एसेट्स आर बीइंग बाय ईच ऑफ देम। तो हम ना मींस नंबर ऑफ डेज को कंप्यूट करेंगे और उसके हिसाब से हम टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द प्रीवियस ईयर उसको हम अपोर्शन कर देंगे बिटवीन द प्रीडिसेसर एंड द सक्सेसर। ठीक बात है। तो ये कहां लिखी गई है, 6th प्रोविजो टू सेक्शन 32(1). तो ये आपका रेफरेंस आ गया, इसको आप यहां पे रेफरेंस के फॉर्म में यूज करेंगे। आगे आते हैं, मिस्टर इज यूजिंग अ मोटर कार फॉर हिज पर्सनल पर्पस, चले साहब, बट चार्जेस एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, आपने ना एक ऐसा खर्चा जो कि बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं था, आपने उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम मतलब करना चाहा। मींस आप क्या कर रहे हैं, आप बोगस एक्सपेंसेस क्लेम करना चाह रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स मुझे बताएं, बोगस एक्सपेंसेस क्लेम करना क्या एक्ट से अलाउ करता है? नहीं सर। अगर आप बोगस एक्सपेंसेस वगैरह क्लेम करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस भी हैं, पेनल्टी प्लस प्रोसिक्यूशन। तो अगर आप किसी भी तरीके का बोगस एक्सपेंस क्लेम करना चाहेंगे डियर, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ना टैक्स की खुलेआम चोरी कर रहे हैं, मींस आप टैक्स का इवेजन कर रहे हैं, जो अलाउड नहीं होना चाहिए। तो सर एक एक करके बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के दिए गए प्रोविजंस में, के हिसाब से अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर लेते हैं, बहुत ध्यान से,
अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए प्रोविजंस के हिसाब से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर लेते हैं, इट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। सर ये कैसे हो सकता है डियर? ये हो सकता है कि अगर आप लेट से कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर लेते हैं, अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज कर लेते हैं तो अगर आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो आप सेक्शन 80EE का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप लेट से कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आप लेट से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप सेक्शन 80D का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशनल लोन लेते हैं तो आप सेक्शन 80E का मींस डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप लेट से पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा वगैरह जमा करते हैं तो आप सेक्शन 80C क्लेम कर सकते हैं। तो डियर इन चीजों को क्लेम करके मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है या बढ़ रही है? सर कम हो रही है। तो इसका मतलब मैं ना अपने टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहा हूं। तो क्या मैं इन चीजों से इन रास्तों से मींस 80C क्लेम करना, 80E क्लेम करना, 80EB क्लेम करना, 80D क्लेम करना वगैरह वगैरह, इन चीजों को क्लेम करना, क्या एक्ट मुझे खुद कहता है कि यार आपने ये काम करो और हम आपको ये अलाउ कर देंगे डिडक्शन? हाँ सर। तो डियर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 80C में पैसा जमा करता हूं या अगर मैं 80C के मोड में अगर मैं पैसा जमा करता हूं तो ये एक लीगली अलाउड मोड है। मींस ये मुझे एक्ट में अलाउ किया गया है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? टैक्स प्लानिंग। इसको हम क्या नाम देते हैं? टैक्स प्लानिंग। ठीक बात। अच्छा, पर सर जी बोगस एक्सपेंस अगर मैं क्लेम करना शुरू कर दूं तो क्या ये खुलेआम टैक्स प्रोविजंस का अपमान करना है? सर ये कैसी हिंदी आपने कही? मतलब अगर मैं लेट से मींस बोनस एक्सपेंसेस अगर मैं क्लेम करना शुरू कर दूं तो क्या मैं डियर खुलेआम टैक्स प्रोविजंस का वायलेशन नहीं कर रहा? हाँ सर। तो इसको आप क्या नाम देंगे? टैक्स इवेजन। तो सर एक बात बताओ, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? फिर डियर फ्रेंड्स बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। बहुत बार बहुत सारे बच्चे टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस होता है कि आप टैक्स में दिए गए लूप होल्स को यूज करके, बहुत ध्यान से, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है कि आप टैक्स प्रोविजंस में दिए गए लूप होल्स को इस्तेमाल करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर लेते हैं। तो सर क्या टैक्स में दिए गए लूप होल्स को आप यूज नहीं कर सकते? डियर अगर आप यूज करते हैं और अगर आप पकड़ा जाएंगे तो परेशानी हो सकती है। टैक्स अवॉइडेंस को डील करने के लिए, बहुत ध्यान से, टैक्स अवॉइडेंस को मतलब डील करने के लिए सार इंट्रोड्यूस किए गए हैं और करते जाते हैं, मींस स्पेशल एंटी अवॉइडेंस रूल। और बहुत हम कह सकते हैं मतलब रिसेंटली आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले गार इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, और ये इंटेंडेड था टुवर्ड्स प्लगिंग ऑफ द टैक्स अवॉइडेंस पॉलिसीज या टैक्स अवॉइडेंस हम कह सकते हैं मतलब प्रैक्टिसेस। सर कोई एग्जांपल दें टैक्स अवॉइडेंस का? डियर फ्रेंड्स टैक्स अवॉइडेंस का एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। आप क्या करते हैं, आप ना ब्लैक मनी आपके पास है लेट से, और ब्लैक मनी को आप अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बट सर अगर आप ब्लैक मनी अपने बिजनेस में क्रेडिट कर देंगे, अगर आप ब्लैक मनी अपने बुक्स अकाउंट्स में क्रेडिट कर देंगे तो सेक्शन 68 जो कहता है कैश क्रेडिट, और सेक्शन 68 कहता है कि अगर आपके बुक्स में असेसिंग ऑफिसर को कैश क्रेडिट मिलता है और अगर आप उसका सोर्स वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि यार ये पैसा कहां से आया, तो फिर असेसिंग ऑफिसर ना उसको आपकी इनकम मान लेगा। तो ठीक है सर इनकम मान ले, हम भी तो ये चाहते हैं कि हमें ना उसकी इनकम मान लिया जाए। सिर्फ इनकम मान लेना काफी नहीं है डियर। सेक्शन 115BE कहता है कि उस इनकम को आप 78% की रेट पे उस पर टैक्स लगेगा। ध्यान दीजिएगा कितना, 78% इफेक्टिव टैक्स रेट लगेगा। ठीक है। अच्छा, तो लोग क्या करते थे, एसएससी क्या करता था कि यार उसके पास लेट से ब्लैक मनी है, वो ना मान लीजिए कि आपके पास 50 लाख रुपए का ब्लैक मनी है, आपने उसको अपने बुक्स में एंटर करना चाहते हैं, बट अगर आपने जैसे अपने बुक्स में उस वाले अमाउंट को क्रेडिट किया, सेक्शन 68 लग जाएगा और असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर हैवी जो है वो टैक्स लायबिलिटी इंपोज कर देगा। तो मैं क्या करता था, मैं ना उसको ना ऐसा ना लोन की तरह से अपने बुक्स में दिखाना शुरू कर देता था कि यार कि ना ये ना मैंने ना लोन ऑब्टेन किया है फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड पर्सन। ठीक बात। अच्छा, तो मैं ना उसको ना लोन की एंट्री दिखा देता था और उस लोन की एंट्री को दिखा के मैं क्या करता था, मैं एक टैक्स प्रोविजन को मिसयूज या उसके लूप होल का यूज करता था अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो ये इसको आप क्या नाम देंगे? इट इज कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस, जो कि अलाउड नहीं होता, बट स्टिल एसएससी कोशिश करता है कि वो टैक्स के लूप होल्स को आइडेंटिफाई करे और उसके हिसाब से फिर अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर दे। इन यहाँ तो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही आ गया बेसिकली। MCQ नंबर 7, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्वे इन द प्रीमाइसेस ऑफ जगन एंड कंपनी ऑन 10/1/2023, मतलब 10 जनवरी को
स्टॉक ऑफ गुड्स परचेज ऑफ ₹10 लाख वेयर फाउंड नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, आपने ना 10 लाख रुपए के गुड्स परचेज किए थे, बट आपने उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। सर आपने 10 लाख के गुड्स परचेज किए थे, आपने उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? आपने डियर उसको अपने बुक्स में इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया होगा क्योंकि आपने ये जो गुड्स परचेज किए थे आपने ब्लैक मनी से परचेज किए होंगे, आपने अनअकाउंटेड मनी से परचेज किए होंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये हिसाब अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर कि आपने कोई एक्सपेंडिचर किया बट आप असेसिंग ऑफिसर को उसका सोर्स नहीं बता पा रहे कि मैंने ये जो एक्सपेंडिचर किया मैं इसके लिए पैसा कहां से लेकर आया। तो ये वाला जो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है डियर, ये सेक्शन 69C में कवर हो जाता है। सेक्शन 69C कहता है कि यदि कोई अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर आपके बुक्स में असेसिंग ऑफिसर को मिला और अगर आप उस अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के लिए आपने पैसा कहां से लाया था, अगर आप उसका एक सफिशिएंट सोर्स असेसिंग ऑफिसर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, असेसिंग ऑफिसर उसको आपके उसी प्रीवियस ईयर की इनकम मान लेगा। असेसिंग ऑफिसर उसको उस प्रीवियस ईयर की इनकम मान लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 लाख रुपए हैं डियर, ये आपके प्रीवियस ईयर 22-23 की इनकम बन गए। ठीक है सर, इनकम बन गए तो क्या हो गया? अब असली कहानी शुरू होती है। जैसे डियर ये इनकम बना, बहुत ध्यान से, चूंकि ये इनकम सेक्शन 69C की वजह से है या फिर सेक्शन 69C वाला इनकम है, ये आपका नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है, ये आपका सेक्शन 69C की इनकम है। इस पे जो टैक्स लायबिलिटी लगेगी ये लगेगी सेक्शन 115BE के हिसाब से, 115BE के हिसाब से। तो सर इसमें खास बात क्या है? इसमें डियर 3 बहुत खास बात है। इसमें पहली खास बात ये है कि ये जो इनकम जो कि सेक्शन 115BE के स्कोप में आ गई, उस इनकम से आप किसी भी तरीके का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। उस इनकम से आप किसी भी तरीके का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, मींस ग्रॉस बेसिस पर टैक्सेबल होगा। उस इनकम से आप अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी सेट ऑफ नहीं कर सकते और किसी भी और हेड का लॉस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, आप उस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते उस प्रीवियस ईयर में। हाँ, आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, बट आप उसको इस प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक बात है। और तीसरी सबसे खास बात क्या है डियर, कि इस वाले इनकम पे जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 60%, 60%। बट सर अभी तो आप 78% बोल रहे थे डियर। 60% बेसिक प्लस 25% का सरचार्ज प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इसका मतलब इफेक्टिव कितना हो गया? 78%। इफेक्टिव कितना हो गया? 78%। ठीक बात है। तो फिर 3 खास बातें जो कि हमने आपको सेक्शन 115EE के बारे में बता दी। तो मेरे साथ साथ देखेंगे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्वे इन द प्रीमाइसेस ऑफ जगन एंड कंपनी ऑन 10/1/2023 स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ ₹10 लाख फाउंड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो है ये हमारी ₹10 लाख हमारी अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर हो गई, जो कि सेक्शन 69C के हिसाब से हमारी इनकम हो गई। The firm has brought forward loss of ₹5 lakh। ध्यान दीजिएगा, the firm has brought forward loss of ₹5 lakh and business loss of ₹2 lakh of current year। तो इसका मतलब brought forward loss कितना है? 5 लाख रुपए, और हमारे पास करंट ईयर का लॉस कितना है? 2 लाख रुपए। डियर फ्रेंड्स, अगर ये नॉर्मल इनकम होती, फिर से अगर ये जो 10 लाख रुपए है अगर ये नॉर्मल इनकम होती तो क्या होता? तो सर इस 10 लाख रुपए में से मैं सबसे पहले करंट ईयर की इनकम को माइनस, मतलब मैं प्रीवियस ईयर 22-23 के लॉस को माइनस करता, मींस 2 लाख, और मैं इसके बाद 5 लाख रुपए के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को माइनस करता। अगर ये एक नॉर्मल इनकम होती, बट क्या ये जो मतलब 10 लाख है, क्या ये एक नॉर्मल इनकम है? नहीं सर, ये एक नॉर्मल इनकम नहीं है। दिस इज अ स्पेशल इनकम जिसपे सेक्शन 115BE लग गया। और सेक्शन 115BE क्या कहता है? 115BE क्या कहता है कि सर अगर आपकी कोई भी इनकम जो कि सेक्शन 115BE के स्कोप में आ गई, उस इनकम से हम आपको ना तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अलाउ करेंगे, ना हम आपको किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे, ना हम आपको किसी भी और हेड के लॉस का सेट ऑफ अलाउ करेंगे। इसका मतलब इस 10 लाख रुपए पे आप हमें 78% मीन 78% का टैक्स पे कर दें। जय जय सीताराम की। आर यू गाइस गेटिंग? तो हमें ना इस 10 लाख रुपीस पे 7,80,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। बट सर एक बात बताओ ना, जो 5 लाख रुपए का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस उसका क्या होगा? इसको आप कैरी फॉरवर्ड करते रहे एज पर सेक्शन 72। और सर इस साल का 2 लाख रुपए का लॉस इसका क्या होगा? इसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर ईयर्स। ठीक बात है। अच्छा, बट हाँ, इसका मतलब ये डियर कि आप इसको इस प्रीवियस ईयर में आप इनको ₹10 लाख के अगेंस्ट आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। अच्छा, आगे आते हैं। तृप्ति चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB पेड रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ ₹30,000 पर मंथ बाय कैश। अच्छा, बाय कैश, ध्यान दीजिएगा। और कितना पे कर रहे हैं आप? ₹30,000 पर मंथ। It also did not deduct tax on salary paid to its manager amounting to ₹980 for the previous year 2023। आपने ना अपने मैनेजर को सैलरी पे की, और सैलरी अगर आप पे करते हैं तो डियर सेक्शन 192 लग जाता है आपको ना, रेट्स इन फोर्स के हिसाब से आपको सैलरी का TDS करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा,
तो सर हम तो चैरिटेबल ट्रस्ट है, हमें क्या इस पे मतलब टीडीएस करना पड़ेगा? हाँ डियर, आपका कहना सही है, बहुत सारे टीडीएस के प्रोविजंस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रोफेशन पे अप्लाई करते हैं, बट सेक्शन 192 एक यूनिक हम कह सकते हैं कि प्रोविजन है जो हर किसी पे ही अप्लाई करता है। मीन्स आपने अगर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की टीडीएस आपको करना पड़ेगा, अगर वो आप इफ दैट इनकम इज मीन्स चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ योर एम्प्लॉय। और सर यहाँ पे तो हमारी इनकम 980 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे मैनेजर की टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो इसका मतलब हमें उसका टीडीएस करना चाहिए था। तो ठीक बात है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमारे ट्रस्ट का, हमारे मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम कितने से बढ़ जाएगी? डियर, मैंने यहाँ पे ना सीधा आंसर में आने से पहले आपको ना थोड़ा सा ना बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, चैरिटेबल ट्रस्ट जो होते हैं उनके पास ना 3-4 तरीकों से पैसे आ सकते हैं। एक होता है उनके पास वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, एक होता है उनके पास कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन बोले तो साहब किसी स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि मीन्स पर्पस के लिए दिया गया पैसा। एक होता है उनके पास डियर फ्रेंड्स बिजनेस रिसिप्ट एक्सेट्रा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कॉर्पस डोनेशन अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलता है, बहुत ध्यान से, कॉर्पस डोनेशन अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलता है, वो कॉर्पस डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को सेक्शन 11(5) में कुछ इन्वेस्टमेंट के मोड्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ने ऐसा कर दिया, उस कॉर्पस डोनेशन पे किसी भी तरीके का कोई एप्लीकेशन नहीं करना पड़ता, किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता, ये बात आपको पता है। बट लेट्स से आपको कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मिला हुआ है अदर देन कॉर्पस डोनेशन, अगर आप चाहते हैं कि ये सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट हो जाए, मींस आपको सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन मिल जाए, तो आपको इसका 85% अप्लाई करना पड़ता है। आपको इसका 85% अप्लाई करना पड़ता है ड्यूरिंग दी करंट प्रीवियस ईयर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15% की अनकंडीशनल एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं, बाकी 85% अप्लाई करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन मिल जाए। बट हाँ, सेक्शन 11 जो है डियर, ये 2019 मीन्स फाइनेंस एक्ट 2019 में अमेंड हुआ, और वहां पे ये कह दिया गया, जो मैं कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात आप मतलब मीन्स लिसन मी वेरी केयरफुली। सेक्शन 11 अमेंड हुआ बाय फाइनेंस एक्ट 2019, और वहां पे ये कह दिया गया कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40A 3(3)(a) एंड 40A 1(a) is applicable as it is on charitable trust also, is applicable as it is on charitable trust also। तो मुझे बताया ना साहब 40A3 क्या है? 40A3 है कि अगर आप कोई भी अमाउंट किसी को भी पे कर रहे हैं एक्सपेंडिचर के नाम का 10,000 रुपए से ज्यादा, और अगर आप उसको पे कर रहे हैं इन अ मोड अदर देन स्पेसिफाइड मोड, मतलब हम कह सकते हैं साहब अगर आप उसको पे कर रहे हैं इन कैश और इन मीन्स बीरर चेक एक्सेट्रा, तो वो पैसा आपको एक्सपेंडिचर की तरह से अलाउड नहीं होगा, मींस दैट अमाउंट वुड नॉट बी अलाउड टू यू एज एन एक्सपेंडिचर। ठीक बात है, कुछ एक्सेप्शन वगैरह भी इसकी बात नहीं करते। और सेक्शन 40A1 कहता है कि अगर आप किसी भी रेजिडेंट को कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं, अगर आप किसी भी रेजिडेंट को कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं जिस पे टीडीएस बनता है, अगर आपने उस टीडीएस को नहीं किया तो जितना भी आपने सम पे किया उसका 30% डिसअलाउ होगा। कितना? 30% उसका डिसअलाउ होगा, 100% नहीं, उसका 30% डिसअलाउ होगा। ठीक बात है। अच्छा, चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ पे साहब हर महीने का 30,000 रुपए का रेंट पे कर रही है, क्या ये 10,000 रुपए से ज्यादा है? हाँ सर। तो चैरिटेबल ट्रस्ट जो रेंट पे कर रही है, चैरिटेबल ट्रस्ट उसे अपने एक्सपेंडिचर की तरह से क्लेम करती, मींस उसे अपना एप्लीकेशन की तरह से क्लेम करती कि यार हमने ना अपने पैसे को अप्लाई कर दिया। बट साहब यहाँ पे तो चूंकि आपने सेक्शन 40A3 का वायोलेशन कर दिया, इसलिए आपने कुल मिलाकर रेंट कितना पे किया? सर हमने कुल मिलाकर रेंट पे किया 360, या आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा इस पर सेक्शन 11। तो इसका मतलब 360 से आपकी इनकम बढ़ गई क्योंकि ये एप्लीकेशन ही नहीं हुआ। दूसरा, आपने अपने मैनेजर को सैलरी दी 980, क्या आपको 980 में आपको क्या टीडीएस के प्रोविजंस के हिसाब से इस पे आपको टीडीएस करना पड़ता सेक्शन 192 के हिसाब से? हाँ सर। बट आपने यहाँ पे टीडीएस नहीं किया तो आपका पूरा का पूरा 980 डिसअलाउ नहीं होगा डियर, आपका डिसअलाउ कितना होगा? 294, क्योंकि 30% आपका जो है वो मतलब डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपके पास अगेन 294 आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, मींस आपकी इनकम इससे बढ़ जाएगी। तो आपकी इनकम बढ़ कितने से गई डियर? आपकी इनकम बढ़ गई 654 से। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। तो फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रॉयल्टी ऑफ ₹10 लाख रिसीव्ड बाय अ फॉरेन कंपनी फ्रॉम एन इंडियन कंसर्न इन पर्संस ऑफ एन एग्रीमेंट एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस 22-23। डियर फ्रेंड्स, अगर किसी भी फॉरेन कंपनी की या किसी भी एनआर की अगर रॉयल्टी या एफटीएस बोले तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, अगर इससे कोई इनकम है तो डियर दो हम कह सकते हैं कि मतलब सेक्शन है जो कि टैक्स रेट प्रोवाइड करते हैं। एक है सेक्शन 115A और दूसरा है सेक्शन 44D।
सेक्शन 44 ये कहता है कि अगर उस नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी का भारत में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है, परमानेंट स्टैब्लिशमेंट बोले तो ब्रांच, ठीक है, कि अगर उसका भारत में कोई ब्रांच वगैरह है और अगर वो रॉयल्टी इनकम उस ब्रांच से इफेक्टिवली कनेक्टेड है, अगर वो रॉयल्टी इनकम उस ब्रांच से इफेक्टिवली कनेक्टेड है, तो ये जो रॉयल्टी इनकम है ये इस नॉन रेजिडेंट की नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह से टैक्स होगी। नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह से टैक्स होगी मींस नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह से टैक्स होगी का मतलब क्या हुआ, आपके ऊपर नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी वाला टैक्स रेट लग जाएगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास फॉरेन कंपनी मींस आपके ऊपर 40% का टैक्स रेट लग जाएगा और आपको जो भी उसके रिलेटेड एक्सपेंडिचर होंगे वो आपको अलाउ हो जाएंगे, ठीक है। बट लेट्स से कि वो जो फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में रॉयल्टी इनकम अर्न कर रही है, अगर इंडिया में उसका कोई परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं है, ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 115A लग जाएगा और वो आपकी जो रॉयल्टी इनकम है वो 10% मींस 10% के रेट पे टैक्स होगी और 10% ग्रॉस बेसिस पे मींस आपको किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा। और हाँ डियर फ्रेंड्स, 10% जो रेट है उस पर हम इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड कर देंगे। बट हाँ, अगर डीटीए का रेट मेंशन्ड है तो हमें डीटीडब्ल्यूए का रेट फॉलो करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया। तो हम यहाँ पे चूंकि यहाँ पे फॉरेन कंपनी का भारत में पी है या नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट हम अपने से ये नहीं मान सकते कि इसका भारत में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है, तो हम क्या मानेंगे कि इस फॉरेन कंपनी का भारत में पी नहीं है। तो आपको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि फॉरेन कंपनी का भारत में पी नहीं है। तो सर क्या आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि फॉरेन कंपनी का भारत में पी है? बट यार आप अज्यूम कर सकते हैं और आपका आंसर उस केस में भी सही होगा, बट आपको बस इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो वहां पे टैक्स रेट लगाएंगे वो आप 40% लगाएंगे। बट ये थोड़ा सा मैं आपको अगर पर्सनली मतलब रिकमेंड करूं कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये मानता कि उस फॉरेन कंपनी का भारत में पी नहीं है और मैं ग्रॉस बेसिस पर टैक्स करता। सर ऐसा क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में कहीं से भी इस रॉयल्टी इनकम के कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेंडिचर कितना हुआ इसकी जानकारी नहीं दी गई। तो लेट्स से कि अगर मैं ये मान लूं कि इस फॉरेन कंपनी का भारत में पी है, इफ आई अज्यूम दैट दिस फॉरेन कंपनी हैज अ पी इन इंडिया, उस केस में मुझे 40% टैक्स रेट तो लगाना है। बट साहब वो 40% टैक्स रेट मुझे ना मुझे ना ग्रॉस अमाउंट पे नहीं लगाना, मुझे एक्सपेंडिचर भी अलाउ करना है। बट साहब यहाँ पे तो कोई एक्सपेंडिचर के बारे में जानकारी नहीं है। सर ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी कोई एक्सपेंडिचर ही ना हो। डियर ये बहुत ही वेग और बहुत ही हम कह सकते हैं कि मतलब सिली हम कह सकते हैं अजम्पशन होगा फॉर अ CMA फाइनल स्टूडेंट। कैसे? आप भारत में एक ब्रांच ऑफिस रन कर रहे हैं, क्या उस ब्रांच ऑफिस का रेंट नहीं जा रहा होगा? क्या उस ब्रांच ऑफिस के एम्प्लॉयज नहीं होंगे? क्या उस ब्रांच ऑफिस में आपके इलेक्ट्रिसिटी वाटर का कोई एक्सपेंडिचर नहीं होगा? तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं यार हम ये मान लेंगे कि उस ब्रांच का कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं है? आर यू गाइस गेटिंग? सो द बेस्ट असम्पशन यहाँ पे क्या बनती है कि हम यहाँ पे ये मान लें कि फॉरेन कंपनी का भारत में पी नहीं है, इसकी वजह से 115A यहाँ पे लग जाएगा जिस पर 10% का ग्रॉस बेसिस बन जाएगा। तो फिर हमारी इनकम कितनी बनेगी साहब? फिर तो सर हमारे 10 लाख रुपीज का 10% 1 लाख और 4% हेल्थ एजुकेशन से मतलब 1,04,000। सो दिस इज गोइंग टू बी योर जस्टिफिकेशन और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, आपका समय ज्यादा नहीं लगाते। हरी वल्लभ प्राइवेट लिमिटेड हैज स्पेंड अ सम ऑफ रुपीज 10 लाख टुवर्ड्स मीटिंग CSR अंडर कंपनीज एक्ट। तो डियर ज्यादा समय आपको नहीं लगाएंगे। सेक्शन 37 कहता है कि अगर आपने CSR में कोई भी अमाउंट इनकर किया, आपको बताया डियर फ्रेंड्स कि अगर आप भारत में कॉर्पोरेट एसोसिएशन अगर आप कंपनी वगैरह चलाते हैं तो आपको 2% ऑफ द प्रॉफिट आपको ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम का इंकर करना पड़ता है हर साल। अगर आपने 2% का प्रॉफिट CSR के नाम का इंकर किया, वो आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस वो आपका समाज के प्रति दायित्व है। क्योंकि डियर आप पैसा कहां से कमाते हैं? समाज से मींस सोसाइटी से। तो क्या उनके प्रति भी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? हाँ। तो इसका मतलब जो भी आपका प्रॉफिट है उसका 2% CSR के नाम का अमाउंट इंकर कर दे। अगर लेट से आप उसका टैक्स बेनिफिट भी क्लेम कर लेंगे, या अगर आप लेट से उस CSR एक्सपेंडिचर को अगर आप उसको टैक्सेबल एक्सपेंस की तरह से क्लेम कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि CSR के एक्सपेंडिचर को आप क्रॉस सब्सिडाइज करवा रहे हैं। किससे? गवर्नमेंट से। मतलब आप इस CSR के एक्सपेंडिचर का एक हिस्सा सरकार की जेब से लेके खर्च कर रहे हैं, जो कि अलाउड नहीं होगा। पैसा आपका, प्रॉफिट आपका कमा रहे हैं आप, तो CSR का पूरा बर्डन आपके ऊपर। और ये बात कहां लिखी गई है? सेक्शन 37 में। तो आपके पास क्रॉस रेफरेंस क्या हो जाएगा? सेक्शन 37। तो आपने CSR के लिए कोई भी अमाउंट इंकर किया है, डेट इज निल, क्यों आपको अलाउड नहीं होगा फॉर टैक्स पर्पसेस, फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। हम आपके बुक प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, इनकम टैक्स पर्पसेस आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है। अच्छा आगे आते हैं। व्हेन एन इंडियन कंपनी पेज ₹5 लाख टू अ फॉरेन कंपनी फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट, इट हैज टू डिडक्ट। डियर फ्रेंड्स, इक्वलाइजेशन लेवी दो पर्टिकुलर हम कह सकते हैं मतलब सेक्शन है, एक है 165 और दूसरा है 165A। किसका?
फाइनेंस एक्ट 2016 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो है डियर, ये इनकम टैक्स एक्ट के नहीं है। सेक्शन 165 और 165 ये किसके हैं? फाइनेंस एक्ट 2016 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये दो सेक्शंस प्रोवाइड करते हैं इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में। चलिए ना मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे रीड करा देता हूँ, मेरे साथ साथ देखेंगे। चार्ज ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी फाइनेंस एक्ट 2016 एज अमेंडेड। तो इक्वलाइजेशन लेवी हमारे पास दो जगह पे प्रोवाइडेड है। वन इज सेक्शन 165, अनदर इज 165 है। सेक्शन 165 कहता है कि अगर आपने किसी फॉरेन कंपनी या किसी नॉन रेसिडेंट एंटिटी से, बहुत ध्यान से, अगर आपने किसी फॉरेन कंपनी या किसी नॉन रेसिडेंट एंटिटी से कोई भी स्पेसिफाइड सर्विसेज वगैरह ली हैं, स्पेसिफाइड सर्विसेज बोले तो सर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट वगैरह, तो आप जब उसे पेमेंट करेंगे उसका 6% आपको काट के सरकार को जमा कर देना है, जैसे आप करते हैं इन द केस ऑफ टीडीएस। पर ये टीडीएस नहीं है, ये क्या है? इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक बात। बाकी सब कुछ इसका कैसा है? टीडीएस जैसा, बट इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? इक्वलाइजेशन लेवी। अब इसके पीछे क्या रीजन है इसकी बात नहीं करते। अच्छा, 165 कब कब अप्लाई नहीं करेगा, मींस 165 आपका कब कब अप्लाई नहीं करेगा, मींस एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? अगर आपने जो एग्रीगेट पेमेंट की है वो साहब 1 लाख रुपए तक है, मींस अगर आपने जो एग्रीगेट पेमेंट की है वो 1 लाख रुपए से एक्सीड करेगा तो ही 165 अप्लाई करेगा। दूसरा, जो आपने ऑनलाइन स्पेसिफाइड मतलब सर्विसेज ली हैं वो आपने अपने बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पसेस के लिए लिए, मींस कैरिंग आउट एनी बिजनेस प्रोफेशन। तो सर ये कैसे हो सकता है? लेट्स से डियर फ्रेंड्स, आपके पास ना कोई एंटीक कार है, यू हैव सम एंटीक कार ऑफ लेट्स से 19 मींस 30s, आप इसको सेल करना चाहते हैं। आपका कार ट्रेडिंग का बिजनेस नहीं है, आप कोई ऑटोमोबाइल के हम कह सकते हैं कि मतलब बिजनेस में नहीं है। आपके पास एक बहुत पुरानी एक कार पड़ी हुई, दैट इज एन एंटीक कार, और आपको लगता है यार इसका अच्छा खासा प्राइस मुझे मिल जाएगा। आपने उस एंटीक कार का एक अच्छा प्राइस मार्केट में फेच करने के लिए या एक अच्छा बायर अट्रैक्ट मतलब करने के लिए आपने उस एंटीक कार का एड लगा दिया फेसबुक में। तो आप जो है वो फेसबुक, जो कि एक फॉरेन एंटिटी है, आप उसको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का पैसा दे रहे हैं। बट ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं, क्या ये आप अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं? नहीं सर, कार सेल करना मेरा बिजनेस नहीं है। मेरे पास तो एक एंटीक कार पड़ा हुआ था, मैं सिर्फ उसको सेल करना चाह रहा था, इसके लिए मैंने ये एडवर्टाइजमेंट सर्विस ली थी। तो यहां पे सेक्शन 165 इनएप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज आपने जो पेमेंट की भले वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हो, बट साहब इट वॉज नॉट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक बात है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो एनआर जिसको आप उस ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, उस एनआर का भारत में पी है, और वो जो ऑनलाइन एड है मतलब वो जो प्रोवाइड कर रहा है, दैट मींस सर्विसेज आर इफेक्टिवली कनेक्टेड टू सच पी। तो डियर फ्रेंड्स, अब इसके पीछे बहुत सारी कहानी है डियर की। इक्वलाइजेशन लेवी क्यों स्टार्ट हुआ है? वो इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि साहब जो ऑनलाइन फॉरेन कंपनीज जो ऑनलाइन हम कह सकते हैं कि मतलब सर्विसेज वगैरह इंडिया में प्रोवाइड कर रही थी, उनका भारत में पी नहीं था। और अगर उनका भारत में पी नहीं है तो आर्टिकल 7 ऑफ यूएन मॉडल कन्वेंशन एंड ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन कहता है कि आप उनके बिजनेस प्रॉफिट को भारत में टैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनका भारत में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है ही नहीं। तो वो भारत से अच्छा खासा पैसा कमाती थी और हम उसमें किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगा सकते थे। तो एज एन ऑल्टरनेट मैकेनिज्म हमने क्या किया, हमने इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस किया था। ठीक बात है। अच्छा, अगर उस फॉरेन कंपनी का भारत में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है तो फिर हम उनके बिजनेस प्रॉफिट को नॉर्मल बिजनेस रेट पे टैक्स करेंगे। मुझे बताएं ना, अगर फेसबुक का भारत में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ फेसबुक से 6% लेके मान जाऊंगा? नहीं सर, मैं तो फेसबुक पे 40% का टैक्स लगाऊंगा ना डियर। तो मुझे 6% पे क्यों मुझे खामोश होना पड़ रहा है? मतलब मैं 6% पे क्यों रुक गया? क्योंकि साहब इसके पहले तो मुझे एक भी पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि फेसबुक का भारत में पी नहीं है। अगर फेसबुक का भारत में पी बन गया तो साहब मैं तो उसे नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरह से टैक्स करना शुरू कर दूंगा। ठीक बात है। अच्छा, आगे आते हैं। व्हेन एन इंडियन कंपनी पेज ₹5 लाख, ध्यान दीजिएगा, इंडियन कंपनी बोले तो साहब आपने अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए पे किया है, आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा पे किया है फॉरेन कंपनी को फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करता कि क्या उस फॉरेन कंपनी का भारत में पी है या नहीं है। आप क्या अज्यूम करेंगे? मैं तो साहब ये मानूंगा कि हम ये अज्यूम करेंगे कि उसका भारत में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो ही फिर मैं 165 का इक्वलाइजेशन लेवी लगा दूंगा 6% का। बट सर एक बात बताओ, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि उसका भारत में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है तो क्या होगा? डियर, जैसे आपने ये अज्यूम किया कि उसका भारत में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है, इक्वलाइजेशन लेवी इनएप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो इक्वलाइजेशन लेवी वाले दिए गए। ठीक बात है। और हाँ, इसमें जो इक्वलाइजेशन लेवी वाले जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं डियर, ये बी और सी तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि 8% और मतलब 10% का इक्वलाइजेशन लेवी का रेट ही नहीं है आपके पास। आपको इनमें से आप यहां पे किसी भी तरीके से अज्यूम नहीं कर सकते कि इस फॉरेन कंपनी का भारत में पी है।
अगर लेट्स से यहाँ पे एक और ऑप्शन होता, लेट्स से कि एक ऑप्शन होता है यहाँ पे नन ऑफ द अबव, और मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन होता है इक्वलाइजेशन लेवी इज नॉट एप्लीकेबल, उस केस में आप अज्यूम कर सकते थे कि हम अज्यूम करते हैं कि फॉरेन कंपनी का भारत में पी है, और जैसे आप अज्यूम करते इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल नहीं रहता, आपका वो वाला ऑप्शन सही हो जाता, बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। आगे आते हैं, वीनस ट्रेडर्स इज इंगेज्ड इन टर्मरिक ट्रेड विद टर्नओवर एक्सीडिंग रुपीज 1000 लाख डिस्पैच्ड इट्स गुड्स थ्रू इंडियन रेलवेज। अच्छा, द अमाउंट ऑफ फ्रेट पेएबल एज ऑन 31/3/2023 वाज 140, मतलब 1,40,000 रुपए का आपको इंडियन रेलवे को फ्रेट पे करना है फॉर यूजिंग द रेलवे एसेट्स। ठीक है, इट वॉन्ट्स टू क्लेम द फ्रेट एज एन एक्सपेंडिचर, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, बट डियर फ्रेंड्स आप ना जो नॉर्मली आप अपने एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, नॉर्मली जो आप अपने एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं वो आप क्लेम करते हैं ऑन एक्चुअल बेसिस या एक्चुअल पेमेंट बेसिस, अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, अगर आप कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, एज द केस में भी। बट सेक्शन 43B कहता है कि कुछ पेमेंट ऐसे होंगे जो आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होंगे, भले आप मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स दैट वुड बी अलाउड टू यू ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। जैसे सर अगर आप ना लेट्स से किसी बैंक से, किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, या किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या किसी कोऑपरेटिव बैंक से अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया है, अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट आपको पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। इसी तरीके से अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को बोनस वगैरह देना है तो वो पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। इसी तरीके से उसमें अगर आप उसमें ना ये भी ऐड किया गया था आज से 2-3 साल पहले कि अगर आप लेट से कोई रेलवे का एसेट यूज करते हैं और उसके लिए अगर आपको रेलवे को कोई पेमेंट करना है तो वो भी आपको पेमेंट बेसिस पे उसका डिडक्शन अलाउड है। सर रेलवे का एसेट यूज करते हैं मतलब कोई एग्जांपल, जैसे लेट से कि आपने ना रेलवे के वैगन्स का यूज किया और अपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कराया, आपको फ्रेट पे करना है, या अगर आप लेट से रेलवे स्टेशन पे अपना एड वगैरह लगाते हैं, उस एड के लिए आपको एड फीस वगैरह पे करनी है, तो वो जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउड होगा, सेक्शन 1 मतलब एज पर सेक्शन 43B। बट आप ये पेमेंट कब तक कर सकते हैं? आप डियर फ्रेंड्स ये पेमेंट कर सकते हैं अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ITR ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर 22-23 की, तो यहाँ पे ITR फाइल करने की डेट क्या है सर? 31 अक्टूबर 2024 मतलब 22-23 की अगर हम बात करें तो हाँ अगर यहाँ पे मान लीजिए कि ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो फिर 30 नवंबर 2023। ठीक बात है। अच्छा तो हमें कब तक पे करना है? अच्छा तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बिफोर ड्यू डेट। डियर फ्रेंड्स यहाँ बिफोर नहीं होता, आप चले यहाँ पे ऑप्शन दिए तो हम इसे कुछ नहीं कर सकते, अप टू होता है यहाँ पे, क्या अप टू द ड्यू डेट आप फाइल कर सकते हैं, बट अगेन अगर आप इसको भी चूज करते हैं दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फिर हमने आपके साथ सेट 1 के सारे MCQs देख लिए, बिना समय बर्बाद के हम आपके साथ आते हैं सेट 2 के MCQs देखने। अच्छा चूज द करेक्ट ऑल्टरनेट प्रोवाइड जस्टिफिकेशन, गार प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई। डियर फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि टैक्स अवॉइडेंस जैसे सिचुएशंस को डील करने के लिए भारत देश में ना गार प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए थे, और जैसे गार आया था, जैसे जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल आया था, इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया था, क्योंकि गार में डियर गार की कोई सीमा नहीं, मींस इनफाइनाइट है। सार जो होता है स्पेशल एंटी अवॉइडेंस रूल होता है, वो तो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि मतलब सिचुएशन के लिए होता है, बट जो गार है डियर ये इनफाइनाइट है, लिमिटलेस है, ये किसी भी केस में अप्लाई कर सकता है, कहीं भी अप्लाई कर सकता है। तो जैसे सरकार ने गार इंट्रोड्यूस किया, देयर वाज अ थ्रेट इन द इंडस्ट्री कि यार भारत में इन्वेस्टमेंट करना अब सेफ नहीं रह गया, क्योंकि यार यहाँ पे ना असेसिंग ऑफिसर किसी भी केस में ना गार इन्वोक कर लेगा, और गार इन्वोक करके असेसिंग ऑफिसर ना हमारे ना बैंड बजा देगा। तो असेसी के दिमाग के फियर को दूर करने के लिए या गार के मिसयूज को रोकने के लिए कुछ हम कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स की कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए थे। इसमें से एक प्रोविजन ये था कि गार आपका तभी इन्वोक होगा, बहुत ध्यान से, गार आपका तभी इन्वोक होगा, रूल 10U कहता है कि गार आपका तभी इन्वोक होगा जब उस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का जो टैक्स बेनिफिट है वो टू ऑल दी पार्टीज वो 3 करोड़ से एक्सीड करेगा। मतलब ये हुआ कि जो टैक्स बेनिफिट आप गलत तरीके से लेना चाह रहे थे उस असेसमेंट ईयर का वो 3 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, मींस कोई बड़ा ट्रांजेक्शन होना चाहिए। छोटे ट्रांजेक्शन के केस में गार इन्वोक नहीं होगा फ्रॉम द डिपार्टमेंट। गार इन्वोक नहीं होने का ये मतलब नहीं हुआ कि आप 3 करोड़ रुपए तक का टैक्स की आप हेराफेरी कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे प्रोविजंस लग जाएंगे, सार लग जाएगा, बट हाँ गार इन्वोक नहीं होगा। तो गार कब इन्वोक होगा? जब मैटर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। ठीक बात है। अच्छा ये बात कहां लिखी गई है? रूल 10U में। तो आप जस्टिफिकेशन के लिए यहाँ पर रूल 10U यूज करेंगे तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है। अच्छा आगे आते हैं, अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन मींस अ ट्रांजेक्शन बिटवीन। डियर फ्रेंड्स 2 तरीके के ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं, एक हो सकते हैं ट्रांजेक्शन जिसको हम कह सकते हैं कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन, दूसरे होते हैं अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन।
अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन के बारे में जो बातें दी गई हैं वो दी गई हैं रूल 10B शायद। अच्छा, कंट्रोल ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जो होता है बिटवीन टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज, बिटवीन टू एईज, और एईज को कौन डिफाइन करता है? सेक्शन 92A, आपको पता है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। अच्छा, तो अगर दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है, इसको मान लिया जाता है कि कंट्रोल ट्रांजेक्शन, इसको मान लिया जाता है कि ये कंट्रोल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ये जो दो एंटरप्राइजेस हैं ये आपस में एसोसिएटेड हैं। तो इस बात की बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि मतलब प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन प्राइस होगा ना, ये इन्फ्लुएंस्ड होगा, ये आपका जेन्युइन मार्केट प्राइस नहीं होगा, जिसको हम एक बहुत ही अच्छा सा नाम देते हैं जिसका नाम है आर्म्स लेंथ प्राइस। कि साहब ये ना आर्म्स लेंथ पे नहीं होगा, क्योंकि पार्टीज यहाँ पे एसोसिएटेड है, तो इन्होंने यहाँ पे कोई ना कोई हेरफेर की होगी, हम ये मान के चलते। तो अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? कि साहब अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन वो वाला मतलब ट्रांजेक्शन होगा जो कि दो ऐसे लोगों के बीच में एंटर हो रहा है जो आपस में एसोसिएटेड नहीं है, मींस अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ठीक बात है। अच्छा, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ए। आगे आते हैं, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 92 विल अप्लाई ओनली इफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। याद करें, हमने आपके साथ थोड़ी देर पहले बात की थी कि सेक्शन 92 कहता है यार कि स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन पे टीपी प्रोविजंस अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन का क्यूमुलेटिव वॉल्यूम पूरे साल का 20 करोड़ रुपए से एक्सीड होना चाहिए। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। आगे आते हैं, अच्छा, इन रिस्पेक्ट ऑफ DTAA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट या फिर टैक्स ट्रीटी, इंडिया जो डियर वो फॉलो करता है UN मॉडल। सर ऐसा क्यों? डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ट्रीटी के फॉर्मुलेशन के लिए या ट्रीटी के हम कह सकते हैं मीन्स नेगोशिएशन के लिए दो मॉडल बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं यूज होते हैं। एक है UN मॉडल, दूसरा है OECD मॉडल, OECD मॉडल टैक्स कन्वेंशन या फिर UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन। अच्छा, UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन जनरली यूज होता है बिटवीन द ट्रीटीज बिटवीन टू डेवलपिंग स्टेट, टू डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि UN मॉडल जो है ये जो है डियर ये सोर्स और रेसिडेंस दोनों रूल को प्रायोरिटी देता है, ये सोर्स और रेसिडेंस दोनों रूल को प्रायोरिटी देता है, और इसका ज्यादा एम्फेसिस होता है सोर्स रूल पे। OECD मॉडल कन्वेंशन जनरली यूज होता है जब ट्रीटी एंटर हो रही होती है बिटवीन टू डेवलप्ड एंटिटीज, बिटवीन टू डेवलप्ड मींस कंट्रीज, क्योंकि ये रेजिडेंट रूल को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। तो इंडिया किसको फॉलो करता है? UN मॉडल को फॉलो करता है। अच्छा, UK मॉडल जैसा कोई खास कोई मॉडल नहीं है, US मॉडल भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है, ये दो ही मॉडल है जो कि दुनिया में ज्यादा प्रेवलेंट है। तो फिर आपको यहाँ पे मतलब जस्टिफिकेशन क्या देनी है कि इंडिया जो है वो अपनी DTAA को जनरली UN मॉडल के हिसाब से एंटर करता है, बिकॉज UN मॉडल जो है ये सोर्स रूल को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, और ये जनरली यूज होता है जब DTAA एंटर हो रही होती है बिटवीन टू डेवलपिंग स्टेट, और OECD यूज होती है जब DTAA एंटर होती है बिटवीन टू डेवलप्ड स्टेट। ठीक बात है। अच्छा, ICDS इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इनकम अंडर द हेड, डियर याद करें सेक्शन 145 और ICDS के प्रियम्बल, जहां हर एक प्रियम्बल में कहा गया है कि ICDS अप्लाई करता है दो तरीके के हेड के लिए, एक है इनकम फ्रॉम अंडर द हेड PGBP मींस PGBP हेड, और दूसरा है अदर सोर्सेस हेड। तो इन दो के लिए आप ICDS यूज करते हैं, बाकियों के लिए आप ICDS यूज नहीं करते। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? अच्छा, कैप गेन हाउस रोटी नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डियर ए। यहाँ पे ना इंस्टीट्यूट को हाँ अदर सोर्सेस हेड को भी ऑप्शन के फॉर्म में डालना चाहिए था। आगे आते हैं, कंट्रीज डेट एम्प्लॉय एक्सप्लिसिट पॉलिसीज। ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लिसिट पॉलिसीज, एक्सप्लिसिट पॉलिसीज का मतलब होता है एक तरह से ओपन पॉलिसीज टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड oriented activities by minimization of taxes and reduction or elimination of other restrictions on business operation is generally considered as tax havens। तो डियर टैक्स हेवंस वो मतलब कंट्रीज होती हैं जहां पर टैक्स रेट बहुत कम होता है। तो डियर एक मीनिंग की अगर हम बात करें तो टैक्स हेवन वो मतलब कंट्रीज होती हैं जहां पर टैक्स रेट ना 15% से कम होता है, दैट इज बेसिकली टैक्स हेवन, दैट इज बेसिकली टैक्स हेवन। तो सर एक बात बताओ, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अगर आपने सेक्शन 115 भी ऑप्ट कर लिया तो वहां पे भी तो टैक्स रेट आपका 15% ही है, तो इसका मतलब इंडिया भी एक तरीके से मतलब टैक्स हेवन बन गया? नहीं डियर, ये 15% आपका बेसिक टैक्स रेट है, इस पर 10% का सरचार्ज लगेगा। 15 पे 10% सरचार्ज जोड़ दो और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दो, तो इसका मतलब अगर आपने सेक्शन 115 भी ऑप्ट कर लिया, जो कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हम कह सकते हैं कि मतलब टैक्स रेट है, उस केस में भी आपको जो आपका जो टैक्स रेट बनता है ये बनता है 17.16%, और टैक्स हेवन वो देश होते हैं जहां पर टैक्स रेट मैक्सिमम 15% तक होता है, और इसकी वजह से इंडिया जो है वो टैक्स हेवन नहीं कंसिडर किया जा सकता। ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं, शक्ति
सक्षिता सक्षिता फर्टिलाइजर्स, अब ये नाम पढ़ने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का मेरा इशू है। is a manufacturer, अच्छा, a factory building has been constructed for rupees 50 lakh and occupied on 12/2/2020. एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउेबल फॉर सेड फैक्ट्री बिल्डिंग। डियर फ्रेंड्स, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको सेक्शन 32(1)(2)(a) के हिसाब से मिलता है, बट सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलता है? प्लांट एंड मशीनरी के केस में मिलता है, बिल्डिंग वगैरह के केस में नहीं मिलता। तो फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा अंदर। आगे आते हैं मेजर्स KLM लिमिटेड, अ कंपनी हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ 7 करोड़, अच्छा, रिलेटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, चाहते क्या हो यार? इज रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन सर्टेन इन्फॉर्मेशन। मैं आपके साथ पहले भी बात की थी कि आपको सेक्शन 92D रीड विद रूल 10D आपको 8 साल के लिए आपको अपने इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना पड़ता है फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। अच्छा, ABSE कंपनी अर्नड 15 लाख बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट। डियर फ्रेंड्स, अगर आप कार्बन क्रेडिट को ट्रांसफर करके कोई भी इनकम कमाते हैं तो आपकी बिजनेस इनकम ही मानी जाती है। बिजनेस इनकम जो है डियर, वो जनरली आपकी नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स में उस पर मतलब टैक्सेबल होती है। बट अगर आपने कार्बन क्रेडिट से कोई भी पैसा कमाया है तो एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ समय पहले जिसका नाम है 115BBG। वो कहता है कि कार्बन क्रेडिट से जो भी आपकी इनकम आएगी वो 15% ग्रॉस बेसिस पे टैक्स हो जाएगी, आपको किसी भी तरह का कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। तो सॉरी 15 नहीं, मतलब 10% ग्रॉस बेसिस पे टैक्स हो जाएगी और आपको किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। तो 15 लाख रुपए मैंने अगर कोई इनकम कमाई है तो इसका 10% बनता है 150, उस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दें, ये बनता है 156। तो आपके पास रेफरेंस क्या हो गया? सेक्शन 115BBG जो कहता है कि आपको कार्बन क्रेडिट से आपके पास कोई भी इनकम आई है तो वो 10% ग्रॉस बेसिस पे आपके टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, मिस्टर अरुण 50 years हैज अ बिजनेस लॉस ऑफ 15 लाख एंड अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। हमने आपके साथ कुछ देर पहले बात की थी अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट के बारे में। सेक्शन 68 इससे डील करता है और इसके साथ जो इनकम आती है डियर वो 115BBE में आती है। तो हमने आपके साथ में इस पर काफी सारा समय लगाया हुआ है सेट 1 के MCQ में, जिसमें सेक्शन 69C था अनएक्सप्लेन्ड मतलब एक्सपेंडिचर था वहां पे, और यहाँ पे क्या अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट। तो डियर ये जो 20 लाख रुपए है मेरी, ये ग्रॉस बेसिस पे टैक्स हो जाएगी, और ये जो 15 लाख रुपए का लॉस है ये इससे इसका सेट ऑफ अलाउड नहीं होगा, हाँ पे इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो 20 लाख का 78% ये बनता है 1560। अच्छा, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। आगे आते हैं विकास। अच्छा, विकास हैज एडवर्टाइज ऑन फेसबुक टू प्रमोट हिज बिजनेस ऑफ कोचिंग। ध्यान दीजिएगा, आपने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की है और अपने बिजनेस पर्पस के लिए किया है, तो इसका मतलब 165 का इक्वलाइजेशन भी लग सकता है। ही इज रिक्वायर्ड टू पे 20,000 इन द प्रीवियस ईयर 22 टू फेसबुक। तो डियर आप यहाँ पे कितना पैसा पे कर रहे हैं? आप यहाँ पे कितना पैसा पे कर रहे हैं? 20,000 रुपीज आप पे कर रहे हैं। तो चूंकि 165 लगने के लिए जरूरी है कि आपके पास आपने जो अग्रीगेट जो आपने जो मतलब पेमेंट की हो वो 1 लाख रुपए से ज्यादा की हो, और यहाँ पे चूंकि आपने 20,000 रुपए का पेमेंट किया है, यहाँ पे आपने 20 लाख रुपए का 20,000 रुपए का आपने पेमेंट किया है, 165 का इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि आपको मैंडेटरी है कि आपको मिनिमम कितना पे करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अग्रीगेट पेमेंट इन द प्रीवियस ईयर फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज इट डज नॉट एक्सीड 1 लाख, मतलब 1 लाख से एक्सीड करनी चाहिए तभी इक्वलाइजेशन लेवी 165 वाली लगेगी। तो सर अगर 165 वाली इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लग रही तो क्या 165A वाली नहीं लग सकती? डियर लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है, बट यहाँ पे ना 2 इश्यूज हैं। पहला इशू तो यह है कि सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने एकदम बहुत ही अच्छी एक बात आगे लिख दी, और वो बात क्या है मैं आपको बताता हूं। इंस्टीट्यूट ने कहा हुआ है कि व्हाट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एज इक्वलाइजेशन लेवी। व्हाट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एज इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी आपको डिडक्ट करनी पड़ती है सेक्शन 165 में। सेक्शन 165A में भी इक्वलाइजेशन लेवी लगती है, बट साहब वो आपको डिडक्ट नहीं करनी पड़ती, वो सर्विस प्रोवाइडर को या वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही अपने से सरकार को जमा करनी पड़ती है। तो 165A वाली इक्वलाइजेशन लेवी आपको डिडक्टेड मोड में सरकार को नहीं देनी पड़ती, वो साहब सर्विस प्रोवाइडर या ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद से 2% के रेट से सरकार को देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपको सिर्फ कौन सी इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में कह रहा है? 165, और वो यहाँ पे इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो रही क्योंकि 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट नहीं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया नहीं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, इसके बाद आपके ये वाले शुरू हो जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। देखेंगे, कुमार इंडस्ट्रीज इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स। अच्छा, इट वाज सेट अप इन अ बैकवर्ड एरिया एंड बिकेम एलिजिबल फॉर सब्सिडी ऑफ 25% फॉर जनरेटर टू बी यूज्ड फॉर गेस्ट हाउस। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, जनरेटर आप कहाँ यूज कर रहे हैं? गेस्ट हाउस में। अच्छा, रिक्वायर्ड बाइट फॉर रुपीज 12 लाख ऑन 15/12/2022। चलें, इट रिसीव्ड एंड द सब्सिडी इन मार्च 2023। तो इसका मतलब हुआ कि आपने ना एक मींस जनरेटर परचेज किया, और जनरेटर को आप अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यूज कर रहे हैं,
दो खास बातें जनरेटर के बारे में, दो खास बातें, या मैं कह सकता हूं 3 खास बातें। और वो 3 खास बातें क्या हैं? एक तो साहब इस जनरेटर को आप अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यूज कर रहे हैं, बट इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कहां पे आप यूज कर रहे हैं? गेस्ट हाउस में यूज कर रहे हैं, गेस्ट हाउस में यूज कर रहे हैं। गेस्ट हाउस में यूज करने की वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन 32(1)(2)A वाला अलाउड नहीं होगा। तीसरी बात क्या है इसमें कि आपको यहां पे सब्सिडी मिली, जनरेटर में आपको सब्सिडी मिली 25%, मीन्स 12 लाख का 25% बोले तो 3 लाख रुपए, आपको 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट कहता है कि अगर आप जब भी अपने फिक्स्ड एसेट का एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे, बहुत ध्यान से, वो कॉस्ट जो किसी और पर्सन ने मीटअप किया उसको माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब जनरेटर जो मेरा 12 लाख रुपए का था उसको मैं अपने बुक्स में कितने में रिकॉग्नाइज करूंगा? 3 लाख रुपए घटा के, मीन्स 9 लाख रुपए का। तो इसका मतलब जनरेटर की मेरी बुक्स में एक्चुअल कॉस्ट कितनी बनी? 9 लाख रुपए। अच्छा, अब चौथी खास बात यहां पे यह है कि मैंने इस जनरेटर को पुट टू यूज कितना किया है? मैंने साहब इस जनरेटर को पुट टू यूज किया है 15 दिसंबर 2022 को, 15 दिसंबर 2022 को, मीन्स 15/12/2022। मतलब ये हुआ कि अगर मैं मीन्स दिसंबर के 15 दिन या 16 दिन भी काउंट कर लूं तो साहब करीबन 107 डेज, मतलब लेस देन 180 डेज। तो इसका मतलब आपको डेप्रिसिएशन जो अलाउड होगा वो आपको 50% ऑफ द अलाउड परसेंटेज होगा। और जनरेटर मेरा प्लांट एंड मशीन है, मतलब 15% इसका अलाउड रेट है, तो 15% का 50% मतलब 7.5%, तो 9 लाख का 7.5% मुझे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, मतलब 67,500। अच्छा, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया है। यहाँ पे डियर 2-3 खास बातें यहाँ पे ये हैं कि यहाँ पे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? बाकी तो सारे कंडीशंस आप पूरे कर रहे हैं, बट साहब जैसे आपने इस वाले जनरेटर को गेस्ट हाउस में लगा दिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन इनएलिजिबल हो गया। मींस सेक्शन 32(1)(2)A का एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप इस जनरेटर को गेस्ट हाउस में यूज कर रहे हैं। ठीक बात है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन मतलब जनरेटर में डियर आपको सब्सिडी मिली है 25% ऑफ द कॉस्ट, मतलब 12 लाख का 25% बोले तो 3 लाख रुपए। इसकी वजह से इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो सब्सिडी को माइनस करके होगी, मतलब 12 लाख का 25% मतलब 3 लाख हटा दो तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको 9 लाख रुपए होगी, और जो भी इस पे डेप्रिसिएशन वगैरह अलाउ होगा ये इस 9 लाख रुपए पे होगा। ठीक बात है। तीसरी बात, इस डेप्रिसिएशन का जो पुट टू यूज है वो साहब यहाँ पे लेस देन 180 डेज है। लेस देन 180 डेज होने की वजह से आपको जो डेप्रिसिएशन रेट होगा वो आपका 50% ऑफ अलाउड परसेंटेज होगा। अलाउड परसेंटेज यहाँ पे आपका है 15%, उसका 50% बोले तो 7.5%। ठीक बात है। हाँ, जो आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है वो आपका अगर आपका वो 50% रह गया ड्यू टू द पुट टू यूज कंडीशन, वो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ये बात आपको पता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। अच्छा, तो डियर हमने आपके साथ ना दोनों एमसीक्यू के सेट को देख लिया। मैं फिर कह रहा हूँ डियर कि आप ना जरूर से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम के, तो फिर हमने आपके साथ दोनों सेट को देख लिया। अगर इंस्टीट्यूट और भी अगर कोई रिसोर्सेज लेकर आता है आपके लिए तो हम उसका भी आपके साथ एनालिसिस वीडियो लेकर आएंगे। सबको बाय बाय।